में क्वेश्चन आंसर जो है, यदि हो तो एक 10-15 मिनट का सेशन उनके साथ क्वेश्चन आंसर का रखेंगे। विकास जी, आप अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। सभी साथियों को सब नमस्कार करता हूँ। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सबको आ रही है, नहीं आएगी तो कोई भी बोल देगा। आ रही है, आप चलो। आ रही है जी, ठीक है। तो सभी को नमस्कार करता हूँ और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मुझे अभी पारस ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। वो शायद मुझे पहचान नहीं पाएंगे, परंतु मैं भी साढ़े 11 पौने 12 के आसपास ज़्यादा आएंगे। अच्छा, क्लास में है, आने वाले हैं। ठीक है। नहीं, बस 2 मिनट के लिए बता रहा था कि मैं भी युवाम से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ हूँ। 1990 में मैं युवाम का एक स्टूडेंट रहा हूँ और इसलिए युवाम तो खैर बहुत ही सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। सामने मेरे को संजय विजय दिख रहे हैं, संजय विजयवर्गीय जी, ये हमारे पड़ोसी ही हैं यहाँ पर। तो खैर ठीक है। इस बार का मैं मेन विषय पे आता हूँ तुरंत कि इस बार के बजट में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो सरकार का हमें दिखता है बजट में कि नया कोई टैक्स नहीं लगाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा हम लोगों को सबको उम्मीद थी कि कोविड के चलते कोविड को नया टैक्स लगा दिया जाएगा, तो इस रुपए से ऊपर के कंट्रीब्यूशन पर जो भी ब्याज लगेगा मिलेगा, मतलब प्रोविडेंट फंड से, वो टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट जो यदि हमारे कोई साथी यहाँ पर बिजनेसमैन है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन अगर समय से जमा नहीं किया गया, मतलब उसकी डेडलाइन होती है हर महीने की 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख तक हमें कंट्रीब्यूशन जमा करना होता है। अगर वो जमा नहीं कराया गया तो वो अब डिडक्शन के रूप में अलाउड नहीं होगा। अभी तक क्या था, ये भी अलाउड नहीं था, और होता क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस फेवर में थे, नहीं लाके उस चीज को सुप्रीम कोर्ट के पुराने जितने भी जजमेंट्स थे उनको सबको नल एंड वॉइड कर दिया है, और अब कंट्रीब्यूशन टाइम से जमा कराने पे ही हमें डिडक्शन मिलेगी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद रिगार्ड टू जो आया है टर्नओवर, मतलब गवर्नमेंट जो है डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहती है, तो उन्होंने जो ऑडिट है उसकी सीमा बढ़ा दी है। मतलब 10 करोड़ तक के जो टर्नओवर वाले साथीगण हैं, यदि उनका 95% ट्रांजेक्शन डिजिटलाइज है, मतलब बैंकिंग सेगमेंट के थ्रू, यूपीआई के थ्रू या किसी भी थ्रू डिजिटलाइज है, अगर चाहे कैश में नहीं है, मतलब ओनली 5% से कम अमाउंट ही कैश टर्नओवर है, सेल्स या फिर परचेज, तो ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट से छूट दे दी गई है। अब उन्हें ऑडिट नहीं कराना है, अप टू 10 करोड़ तक का जो है एग्जेम्पशन दे दिया गया है। एक प्रोविजन जो है इम्पोर्टेंट विद रिगार्ड टू सीनियर सिटीजन्स, मतलब हमारे जो 75 वर्ष से ऊपर के साथीगण हैं, 75 वर्ष से ऊपर के जो सीनियर्स हैं, उनकी यदि सिर्फ पेंशन इनकम है और ब्याज से इनकम है, तो उन्हें भी रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट से छूट दे दी गई है। परंतु उसके लिए बस एक प्रोविजन इम्पोर्टेंट है कि उनकी कोई दूसरी इनकम नहीं है, ब्याज की और पेंशन इनकम को छोड़कर कोई दूसरी इनकम नहीं होना चाहिए, और इंटरेस्ट की इनकम भी उसी बैंक से होना चाहिए जहां पर उनकी पेंशन आ रही है। मतलब उन्हें अपने सारे फंड्स उसी बैंक में रखने पड़ेंगे जहां पे उनकी पेंशन डिपॉजिट हो रही है। तो उस बैंक को उन्होंने लाइबिलिटी दे दी है कि वो सारा टैक्स का कैलकुलेशन करें, उन्हें वहीं पर अपना डिक्लेरेशन देना होगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और उस बैंक को एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो पेंशन की इनकम और इंटरेस्ट की इनकम दोनों को क्लब करके और उनके डिडक्शन को कंसीडर करके जितना भी टैक्स बने वो डिडक्ट करके जमा करा दें, उन्हें आगे रिटर्न करने की जरूरत से जो है वो हटा देंगे। मतलब उनको नहीं करना, नहीं चाहे तो छोड़ सकते हैं रिटर्न भरना। इस बजट में जो एक इम्पॉर्टेंट बात हमें देखने को मिली कि गवर्नमेंट अब थोड़ा सा टैक्स हैरेसमेंट को लेकर जो अभी तक शिकायतें आ रही थी गवर्नमेंट के पास में, उसको कम करने की और भी गवर्नमेंट ने कदम बढ़ाया है। कई प्रोविजन ऐसे लेकर आए हैं वो कि जिसमें हैरेसमेंट को कम कर रहे हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो आ गया है कि अभी तक अगर किसी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास में पावर थी कि वो पिछले 6 साल तक के केसेस को खोल सकता है, तो वो जो टाइम पीरियड है उसको भी कम करके 3 साल कर दिया है। मतलब अब मैक्सिमम 3 ईयर्स तक के ओल्ड केसेस ही अनटिल आपकी टैक्स की जो अपन बोलते हैं जो है चोरी है, वो बड़ा अमाउंट है, 10 लाख रुपए से ऊपर है तो केसेस में जाएंगे, 50 लाख से ऊपर है तो भी पीछे जाएंगे। अगर उससे कम है तो 3 साल तक के केसेस ही खोले जाएंगे, उससे पुराने केसेस नहीं खोले जाएंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट का एक और मतलब कह लीजिए स्ट्रेस है कि हम टाइम से सारी चीजें कंप्लाई करें, तो इसलिए
गवर्नमेंट ने खुद का भी टाइम पीरियड कम किया है और पब्लिक के लिए कम किया है। कैसे कि रिटर्न को रिविजन करने का जो टाइम अभी तक 31 मार्च हुआ करता था, उसको घटा के 31 दिसंबर कर दिया गया है। मतलब यदि हमें टाइम से रिटर्न भरा है, जो डेडलाइन है जुलाई की, और यदि हम रिटर्न में कोई चीज भूल गए हैं, उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो पहले वो मार्च 31 तक हम रिवाइज कर सकते थे, उस टाइम पीरियड को घटा के 31 दिसंबर कर दिया गया। इसी तरह से गवर्नमेंट को जो नोटिस देना रहते थे असेसमेंट के, गवर्नमेंट के पास असेसमेंट ईयर खत्म होने से 6 महीने तक का समय है। हम असेसमेंट ईयर माने 2021, तो इसका जो नोटिस है वो हमको 30 सितंबर 2021 तक सर्व किया जा सकता था फॉर स्क्रूटनी एंड ऑल दैट। वो टाइम पीरियड गवर्नमेंट है, उसको भी 30 जून तक ही करना होगा। मतलब हमें 3 महीने के अंदर ही असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने के अंदर ही गवर्नमेंट स्क्रूटनी का नोटिस असेसिंग ऑफिसर दे सकता है, उसके बाद नहीं। ठीक है। और सिमिलरली जो जिन केसेस में स्क्रूटनी नहीं ऑप्ट की गई है, तो हमारा असेसमेंट जो कंप्लीट करने का समय रहता था वो 1 साल रहता था, उसको भी गवर्नमेंट ने हटा के 9 महीने कर दिया है। मतलब अब 31 दिसंबर तक ही सारे असेसमेंट कंप्लीट करने होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये मतलब ये टुवर्ड्स दैट की गवर्नमेंट चाहती है कि सारे जो टैक्स हैरेसमेंट और टैक्स जो लोग कंप्लाई कर रहे हैं उनको नई हैरेसमेंट हो, तो इन सब चीजों की तरफ खत्म हो रहा है। स्क्रूटनी के केसेस जो है फेसलेस हो चुके हैं ऑलरेडी। मतलब अब स्क्रूटनी फेसलेस होती है, हमें डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ता, हम ऑनलाइन ही सब कुछ सबमिशन करते हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर भी ऑनलाइन सारे नोटिस देता है, खुद ही से देख सकता है और हमें ऑनलाइन ही सारे जवाब देने होंगे। तो ये अपील और असेसमेंट अभी तक ऑनलाइन फेसलेस हो गए थे, इस साल से अपीलेट ट्रिब्यूनल भी जो है वो भी गवर्नमेंट ने फेसलेस कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हैं मेनली इसमें रहे हैं, क्योंकि कोई नया चेंज नहीं आ रहा है, कोई टैक्सेशन नहीं आ रहा है, वही सारे स्लैब्स हैं, कोई नई वो नहीं है, मतलब कर कोई रोपित नहीं किया गया है, इसलिए उनसे रिलेटेड इस बार कोई चेंजेस मेनली आए हैं। एक इम्पोर्टेंट जो चेंज आया है अंडर सेक्शन 80EE वो एक्सटेंड कर दिया गया है। 80EE जो था वो था रिलेटेड टू जो हम लोग जो सैलरी क्लास भी हैं या दूसरे लोग भी हैं जो नया घर अगर लेते हैं हम लोग, तो नए घर में पर एक डिडक्शन मिला करती थी 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज की। ये डिडक्शन हमें सेक्शन 24 में जो महीना का ब्याज है लाया है, इसमें पोजीशन मिलने के पहले भी हम ब्याज को क्लेम कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमने कोई लोन लिया 2021 में, घर का पोजीशन हमें अभी नहीं मिला है, परंतु इस साल क्योंकि हम लोन ले चुके हैं और हमें ब्याज लग चुका है, तो हम 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। ये एक प्रोविजन आया है कि मतलब प्रोविजन पहले ही था, ये सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 2021 तक ही था, इसको 2022 तक बढ़ा दिया गया है। हम 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज इस सेक्शन में अंडर सेक्शन 80EE क्लेम कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे विद रिगार्ड टू आई थिंक सो सैलरी एंड नॉन सैलरी भी। कल एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि तो एटीएम पर किस तरह से हमको रिलीफ मिल सकता है। यदि ये प्रोविजन पहले ही था, किसी भी व्यक्ति को यदि पुराने सालों की सैलरी से रिलेटेड एरियर्स इकट्ठे इस साल मिले हैं, तो अंडर सेक्शन 89 वी कैन क्लेम। मतलब टिपिकल तो नहीं होना चाहिए, परंतु थोड़ा सा इस तरह से रहेगा कि हमें हर साल से रिलेटेड जितने एरियर्स मिले हैं, मान लीजिए कि हमें 4 सालों के एरियर्स मिले हैं वर्ष 2020-21 में, तो चारों सालों के एरियर्स, पुराने 4 सालों के एरियर्स को हमको पहले पृथक अलग अलग करना होगा। अलग अलग करके फिर हमें उस रिस्पेक्टिव ईयर की जो इनकम है उसमें उसको ऐड करके कितना टैक्सेशन उस समय बनता था ये कैलकुलेट करना होगा। और इकट्ठा इस साल जो एरिया मिला है, इस साल की इनकम में जुड़ने के बाद वो लीव के रूप में अंडर सेक्शन 89 मिल जाता है। मतलब इसका डिटेल कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं बताऊंगा, तो मतलब थोड़ा सा इसमें कोई 75 साल के ऊपर के नहीं है, लेकिन एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है अपने साथियों के पिताजी, माता, पेरेंट्स कोई भी 75 वर्ष के ऊपर के हो, तो मेरा एक सवाल यही है कि जिस किसी भी पेंशनर को यदि टीडीएस कटता हुआ है जिसका इंटरेस्ट पे, क्योंकि आपने बताया कि उसी बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा, उसी बैंक से पेंशन मिलेगी, आप मल्टीपल बैंक में वो बैंकिंग नहीं कर सकते। तो अगर टीडीएस कटा है तो टीडीएस का रिफंड कैसे होगा, या रिटर्न फाइल नहीं किया? नहीं, अब इसमें प्रोविजन ही चेंज हो गया ना। इसमें ऐसा होगा कि जो बैंकर है उस पर लायबिलिटी डाल दी गई है। यदि मैं वहाँ, जैसे मैं 75 साल से ऊपर का हूँ, मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी ब्रांच में मेरी पेंशन आ रही है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए ये हो गया है कि मुझे अपने सारे फंड्स का डिक्लेरेशन देना होगा कि मेरे सारे फंड्स सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फला उस ब्रांच में ही है या उसी बैंक में ही है मेरे।
मेरे कहीं और इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कहीं और एफडीआर नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मुझे सबसे पहली जिम्मेदारी ये होगी कि मुझे वही, मेरे लिए ये होगी कि मुझे सारे फंड्स वहीं रखने होंगे। अब चूंकि बैंकर के पास में मेरी सारी इंफॉर्मेशन है कि मेरा कितना ब्याज आ रहा है, मेरी कितनी पेंशन है, तो नाउ मैं उनको अपना डिक्लेरेशन दे दूंगा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, यदि कोई एचईसी के इन्वेस्टमेंट्स हैं या कोई छूट के इन्वेस्टमेंट्स हैं, और बैंकर मेरा सारा टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। मतलब अब मतलब अलग से कोई टीडीएस नहीं होगा, टीडीएस ओवरऑल मिला के होगा, पेंशन पे बस प्लस ब्याज पे सब कुछ मिला के जितना टैक्स बन रहा है वो बैंक जो है वो काट लेगा टैक्स और जमा करा देगा। तो ये पूरा प्रक्रिया रहेगी, इसमें मतलब कहीं अलग से कोई सेपरेट टीडीएस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्री फील्ड का मोबाइल आईटी रिटर्न्स की जो बात चल रही है, ये एक तरीके से वो प्री फील्ड से थोड़ा सा एडवांस है। प्री फील्ड भी है और बैंक अपनी जिम्मेदारी से करेगी, और उसके बाद यदि रिफंड हुआ या कुछ हुआ तो पैन नंबर से जो भी जुड़ा हुआ उसको मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, पेंशनर में कोई इसमें कोई पेन लेने की जरूरत नहीं। हाँ पेन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा टैक्स क्योंकि बैंक जमा करा देगी तो अलग से रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल, मतलब पूरा का पूरा वहीं से बैंक ही जितना टैक्स बन रहा होगा बैंक जमा करा देगी पूरा टीडीएस के रूप। अब एक सवाल और है कि ये बहुत बड़ा प्रोविजन इसके अंदर आया है सर कि प्रोविडेंट फंड में जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करते थे, ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत गेम चेंजर प्रोविजन है, काफी बड़ा है और इसके बहुत भारी रिपरकशन पड़ेंगे। तो जो लोग एक्स्ट्रा प्रोविडेंट फंड जमा करा रहे थे, आपको बताया 2.5 लाख रुपए तक का प्रोविडेंट फंड जो है, अच्छा 2.5 लाख का जो अमाउंट है ये एम्प्लॉयर दोनों को मिला के है? नहीं, ये सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब सिर्फ एम्प्लॉय का 2.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन है। अभी 2.5 लाख रुपए समझ लीजिए 8.5% ब्याज है, ठीक है जी। तो ये ब्याज की इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख कंट्रीब्यूशन करता है, तो 2.5 लाख के ऊपर जो ब्याज आ रहा है उसको टैक्सेबल इनकम में गिना जाए। बिल्कुल, ये तो 1 साल का होगा, लेकिन जो पिछले 20 साल से 25 साल से जो एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करते आ रहे हैं उसके ऊपर भी 8.5% ब्याज मिलने वाला है, तो उसमें भी हाँ मैं वही बता रहा हूँ। बेसिकली अभी प्रोविजन जो है ये प्रोस्पेक्टिव ही है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। मतलब पुराने नहीं क्या रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव तो सब नहीं आ रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव तो पिछले हर साल की फाइल खोलने वाली बात आती थी, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि आपके ऐसा समझ लो कि 20 साल में आपने 2.5 लाख की बजाय 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किया पिछले 20 साल में, 2.5 लाख रुपए आपका प्रति साल एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जाता रहा। 20 साल के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन 50 लाख रुपए हो गया, 50 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन होकर समझ लीजिए इसको तो अपन ब्याज भी छोड़ देते कम्युनिकेशन में नहीं जाते। ये 50 लाख रुपए उसमें आपको 8.5% के हिसाब से करीब 4,25,000 रुपए का ब्याज आपको आने वाला है, तो आपको खत्म कर देगा। मेरा सवाल केवल इस पिछले 20 सालों के अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन पे आने वाले ब्याज पे है, क्योंकि ये भी अतिरिक्त रेट्रोस्पेक्टिव पॉइंट ये है कि 2.5 लाख रुपए इस साल जमा कराएगा, इसमें जो उसको ब्याज मिल रहा है एडिशनल वो तो छोटा मिल रहा है। लेकिन जो लोगों जो सरकार ने इसको पकड़े हैं कि इतना ही लोगों ने 800 करोड़ रुपए उसके अंदर रखा हुआ है, 800 करोड़ रुपए के ऊपर तो उसको तो करीब 3.5 करोड़ रुपए ब्याज आने वाला ब्याज आता बिल्कुल। तो 3.5 करोड़ रुपए ब्याज आएगा, तो अगर उसके ब्याज पे इनकम टैक्स नहीं लेती सरकार तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब उसको आने वाला जमीन नहीं कराएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पर वो जो बड़ा है वो डूबेगा। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है और आज तक किए गए अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन पे यदि सरकार टैक्स लेती है तो सरकारी कर्मचारी, मैं आता हूँ बैंक कर्मचारी को, इन्होंने यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी ने किसी भी प्राइवेट कर्मचारी ने किसी पैसे जमा करा है तो 4.5 लाख रुपए का ब्याज जो है वो एक्चुअली अक्रेडिटेड इनकम है, वो उसको आई नहीं है। हाँ आई नहीं, अकाउंट है ना वो, अभी तो उसके अकाउंट में जमा होता है एक्रूड इनकम। तो ये एक्रूड इनकम अगर 10 लाख रुपए की है और उसके ऊपर 2 लाख रुपए टैक्स लग जाएगा तो भरेगा कहाँ से? नहीं, तो अभी तो बेसिकली वही बोल रहा हूँ ना कि ये ब्याज का जो अभी तक जो प्रोविजंस पड़े हैं, क्योंकि इसकी फाइनलाइज जो आएगी यदि और मतलब फाइनलाइज डिटेल एक्ट में जो प्रोविजंस है नोटिफिकेशन के बाद में आएगा, पर अभी जो बजट में अपफ्रंट प्रोविजन है उसमें तो यही है जो पढ़ के हम लोगों को लग रहा है कि ये फर्दर जो टैक्सेशन होगा मतलब इस साल से ही ऑनवर्ड एप्लीकेबल होगा, पुराने कंट्रीब्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। और राजवाल आपका जो सिंप्लीफिकेशन का इसमें केवल एक ही बात होती है, वाकई में ये काफी किया है, 6 साल से बढ़ा के 3 साल किया है और भी सिंप्लीफिकेशन लेके आए हैं, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। 2 दिन की बात बता रहा हूँ, 2000 में यूके में बहुत समय के लिए, छोटे समय के लिए, तो हम 2020 में भी उनके आसपास कहीं नहीं है जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। उनकी टैक्सेशन की किताब 50 पेज की होती है, वो टैक्सेशन की किताब पिछले 20 साल से बदली ही नहीं। तो हमारे जो फाइनेंस संस्थान आते हैं के आते हैं, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी स्टेटमेंट देते हैं, हर साल इनकम टैक्स की किताब बदलती है, हर साल 500 पेज की किताब छपती है, हर साल प्रोविजन चेंज करते हैं,
तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हम 1 साल का भी नहीं सोच सकते हैं, 25-50 साल के सोचने की बात दूर की है। हर साल मुझे तो नया नॉलेज लेके आता है। खैर इसके बावजूद भी हमें इस बात का एक वेलकम करना चाहिए कि काफी सिंप्लीफिकेशन के लिए प्रयास कर रही है सरकार और ईमानदारी से टैक्स देने वालों को इस जंजाल से मुक्ति, खासतौर पर ये शिकायत हमेशा सैलरी एम्प्लॉय की रही है, तो धीरे धीरे इस तरफ जा रहे हैं। मैं सभी साथियों से विनती करता हूँ कि यदि कोई और प्रश्न है तो विकास जी से आप पूछ सकते हैं। विकास जी नमस्कार। नमस्कार। विकास जी मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने बताया कि हमें एरिया मिला है उससे आपको 4 साल में डिवाइड कर सकते हैं अपने को, तो इसका क्या मतलब मैं कैलकुलेशन समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ष 2015 आपको 15-16 से एरिया मिला है, ठीक है ना जी। तो 15-16 का आपने टैक्स 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 5 सालों का टैक्स आपने भर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो आपको एरियर्स का ब्रेकअप मिलेगा कि किस साल से रिलेटेड कितना कितना एरियर है, करेक्ट। ये ब्रेकअप मिलेगा आपको ईयर की 15-16 का कितना एरियर है, 16-17 का कितना एरियर है जी। तो एक तरह से आपको अपना पूरा 5 साल का कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन जो किया आपने पुराना उसको रीकैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 15-16 में मान लीजिए आपकी इनकम, उसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल 15 लाख रुपए की, है ना, और आपको उस साल से रिलेटेड 2 लाख रुपए एरियर मिला है। तो अब आपको 15 लाख प्लस 2 लाख ऐसा करके 17 लाख पे रिकैलकुलेट करना उसी रेट के हिसाब से, ठीक है। ऐसा आपको 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19 5 साल के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि उस समय आप अगर टैक्स देते हैं तो ये इनकम अगर आपको उसी समय होती वो कौन से स्लैब में आ रहे हैं, कितना टैक्स आपको उस समय लगता है, ये पूरा कैलकुलेशन रिकैलकुलेट होगा, ठीक है। तो आपका ये टैक्स उस समय तक का कितना टैक्सेशन लगता है आपने निकाल लिया, ठीक है। अब चूंकि पूरा पैसा आपको 2021 में मिल गया है, फाइनेंशियल ईयर 2021 में मिल गया है, और इस समय आपको अब कितना टैक्स लग रहा है ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, कि पूरा इकट्ठा पैसा जो है 2021 में मिल गया तो आपको इतना टैक्स लग रहा है और पुराने टैक्सेशन इतना था। इनमें अगर कोई डिफरेंस हुआ, मतलब आपका स्लैब अगर वाकई में चेंज हो रहा है ड्यू टू एरिया, मतलब पहले आप एग्जाम्पल आप 20% के ब्रैकेट में थे और अब एरिया मिलने के कारण आप 30% के ब्रैकेट में आ गए, ये सिंपल समझा रहा हूँ। तो जो 10% एक्स्ट्रा टैक्सेशन आपको लग रहा है ये सेक्शन 89 में रिलीज के रूप में आपको मिल जाएगा। अच्छा, और जो अपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी तो वो क्या रीसबमिशन का जो रीसबमिशन ये सेक्शन 89 में कैलकुलेशन करते हैं पूरा। अच्छा, इस साल की करेंगे इस साल में सेक्शन 89 में आप रीक्लेम कर लेंगे कि इतना एरिया था, एरिया में मेरा टैक्सेशन इतना एक्स्ट्रा था, वो पूरा आपका एक फॉर्म जाता है, वो फॉर्म भी सबमिट करना पड़ता है रिटर्न करके एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसमें सारा कैलकुलेशन जाता है। जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा कैलकुलेशन जाएगा, उसमें कैलकुलेट हो जाती है कितना आपका टैक्सेशन एक्स्ट्रा हो रहा है ड्यू टू एरिया, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आपका 89 में जी। ओके, थैंक यू जी। और कोई साथी कोई सवाल पूछना चाहे विकास? मैं ये पूछ रहा था कि पहले तो फिर मेरा अभी टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर ही है, अभी आपने बोला मेरा मेडिकल इक्विपमेंट का भी है, तो हमारा जो है क्या सेम तक हमारे को ऑडिट नहीं करना है, मतलब सेम तक हमारे को रिलैक्सेशन दे दिया है क्या? मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रोविजन को डिटेल में समझाता हूँ। पहले जो प्रोविजन था वो था कि हमें 1 करोड़ तक के टर्नओवर पर ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं थी नॉर्मली, ठीक है। परंतु ये भी ऑडिट तब नहीं कराना था हमको यदि हम अपना प्रॉफिट टर्नओवर का 8% डिक्लेयर करते हैं तो, और यदि हमारी सारी रिसीट्स जो है वो बैंकिंग सेगमेंट के थ्रू है, या जितने रिसीट्स बैंकिंग सेगमेंट के थ्रू ऑनलाइन डिजिटल इसका सेगमेंट थ्रू है, उसका अगर हम 6% डिक्लेयर करते हैं और कैश के टर्नओवर का हम अगर 8% डिक्लेयर करते हैं तो हमें ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। ये पहले प्रोविजन था, अभी भी वही प्रोविजन है। अब लास्ट ईयर में ऐसा कर दिया था कि 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को भी ऑडिट नहीं कराना है। यदि सेम ये इसमें बता रहा हूँ कि यदि मान लीजिए 2 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें से आपने 1.5 करोड़ बैंकिंग सेगमेंट या यूपीआई या थ्रू बैंकिंग चैनल आपने प्राप्त किए हैं और 50 लाख आपका कैश का टर्नओवर है, तो 1.5 करोड़ के टर्नओवर पर आपको मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा 6% और 50 लाख के टर्नओवर पर डिक्लेयर करना पड़ेगा 8%। तो इतना प्रॉफिट अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट से गवर्नमेंट ने छूट दे दी थी, आपको बुक्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट से छूट दे दी थी, ये प्रोविजन एप्लीकेबल था। उसके लास्ट ईयर प्रोविजन आए थे गवर्नमेंट कि ये लिमिट 2 करोड़ की बढ़ा के उन्होंने 5 करोड़ कर दी थी ऑडिट की छूट से।
तो वो क्या किया था उसमें, उन्होंने कहा था कि 95% टर्नओवर आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए। मतलब आपकी सेल और परचेज, मतलब सेल्स जो आपको सेल्स के अगेंस्ट में जो प्राप्तियां होती है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू 95% यदि आएगी वो आपको नहीं करना है ऑडिट। और सिमिलरली आप जो परचेज कर रहे हैं अगर वो पेमेंट आप 95% बैंकिंग चैनल्स के थ्रू कर रहे हैं तो भी आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस टर्नओवर को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया है कि मतलब, हाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यदि जैसे मान लीजिए कि हम दोनों आपस में सेल्स और परचेज करते हैं, ठीक है ना, तो मैंने आपसे 50 लाख रुपए से ऊपर गुड्स लिए तो मेरे लिए वो परचेज हुई और आपके लिए क्या हुई, वो सेल्स हुई। तो मुझे यदि टीडीएस करके जमा कराना है तो फिर आपको उस पर टीसीएस नहीं करना है, मतलब ये, हाँ ये 10 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर है उन्हीं के 10 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है उसके लिए एप्लीकेशन, लेकिन 10 होगा। हाँ हाँ, 0.1% टीडीएस काट के जमा कराना है। हाँ, इम्पोर्ट की कितनी एप्लीकेबल है, भारतीय इंडियन परचेजेस पे, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट वांट टू ट्रैक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन कि भाई कोई सा ऐसा क्या हुआ है। जीएसटी में आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि कई लोगों ने बहुत सारे फर्जी जीएसटी लिए और सब किया, उस तरह से किया। तो जहां तक मुझे लगता है कोई इसलिए लाएगा कि हर परचेज और सेल्स को ट्रैक कर लेना जो बड़ी परचेज है, क्योंकि 50 लाख से ऊपर इंडिविजुअल परचेज पे एप्लीकेबल है। मतलब जैसे स्टील प्लांट है आपका, अगर तो आप यदि किसी व्यक्ति से अगर 50 लाख से ऊपर का गुड्स खरीद रहे हैं तो 0.1% आपको उसका सामने वाले का टीडीएस काट के जमा कराना है। देन ही कैन क्लेम, वो तो फिर अपना टीडीएस उसको मिल जाएगा, ऐसा है कोई, ठीक है। कोई और साथी कोई सवाल पूछना चाहे, सुनील सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, एक प्रश्न था मेरा कि जो हमारे जैसे सैलरीड क्लास लोग हैं जो 30% स्लैब में आ रहे हैं जी, तो वो इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है टैक्स सेविंग का अलग अलग सेगमेंट में जी, उसके तहत मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना अपना जो टैक्सेबल इनकम है उसको रिड्यूस करके ला सकते हैं, कितना मैक्सिमम टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो सकता है अप्रोक्सीमेटली? देखिए सबसे पहले तो उनको सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। इसके अतिरिक्त एमपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम में सेक्शन 80CCD करके जो है उसमें हमको 50 लाख रुपए की अतिरिक्त डिडक्शन मिल सकती है यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट से नोटिफाइड स्कीम है। तो इसमें हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50 लाख रुपए की अतिरिक्त डिडक्शन आपको इसमें मिल सकती है। सेक्शन 80D में भी हम सभी जानते हैं साइंस डिडक्शन मेडिकल इंश्योरेंस की जो रहती है, तो इसमें इंडिविजुअल पर्सन और उसकी फैमिली का अगर हमने कराया है यदि 60 साल से कम के हैं वो तो 25 करा लेते हैं तो वो अतिरिक्त छूट हमको इस सेक्शन 50 लाख तक की अलाउड है। लेकिन तो 60 साल के ऊपर की अगर होती है तो उसको 75,000 और 1.5 लाख रुपए तक की, मतलब 7 लाख रुपए तक की दो अलग अलग छूटें डिपेंडिंग अपॉन द सिविलिटी। डिसेबिलिटी की जो सिविलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि 80% ज्यादा डिसेबल है तो 7 लाख की छूट है, 80% से कम डिसेबल है तो उसके लिए हमको 75,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट है। कोई घर में अगर गंभीर बीमारियां अगर किसी को घर में कोई पेरेंट्स हैं या कोई हमारे डिपेंडेंट मतलब ब्रदर सिस्टर या बच्चे हैं उनको कोई गंभीर बीमारियां होती है, गंभीर बीमारियां हमारे को एक्चुअली जैसे कैंसर या इस तरह की गंभीर बीमारियां, और उसके कारण अगर कोई पैसा खर्च हो रहा है तो एक सेक्शन है सेक्शन 80D पापा जो है रमेश चंद्र जी माहेश्वरी कलेक्टर आपके साथ थे। हाँ, मेरे साथ थे। आप पापा को प्रणाम करना, मैंने मतलब प्रणाम करना है ना। बहुत छूट का कैसे प्रावधान से जिन बच्चों ने हमें पैसे दिए 1 करोड़ रुपए तक बच्चों ने डोनेट किए हैं, बिल्कुल 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और ये इस साल डेफिनेटली इस साल इसमें चेंज भी आया है। जी के डोनेट कर रहे हैं उनको एटीजी की रसीद दे रहे हैं उनको, तो उन बच्चों को कैसे लाभ मिल सकता है, एम्प्लॉइज को?
बाकी सभी सभी लेते रहेंगे। बस एक जगह है महाराष्ट्र परिवार के है। मेरा ये कहना है कि आपकी नजर में कोई कंपनी हो तो सीएसआर जिसके पास फंड निकलता हो तो थोड़ा आप हमारी इसको रिकमेंड जरूर कर दें। आपके क्लाइंट को कोई कंपनी होता है बिल्कुल ये भी अच्छी संस्था है। अरे मालूम है दादा, बिल्कुल। हाँ जी जी जी। तो अपन जो अभी जैसे मेरा एक क्वेश्चन भी आपसे बहुत अच्छा उभर के आया है इसमें, जो बच्चों से मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के 50 रुपए लेते हैं यहाँ पे रतलाम में, मान लो अभी तो नहीं ले रहे हैं पर क्या है मुझे कुछ लोगों ने कहा कि दादा आपको 50 रुपए लेके रजिस्ट्रेशन इसलिए कराओ कि कल से कोई लफड़ा हो तो पुलिस वेरिफिकेशन में पता लगे तो पड़ रहा था आपके यहाँ, क्योंकि एक बार एनआईए में लफड़ा हो गया था तो हमको उसने कहा था। तो मान लीजिए 50 रुपए लेते हैं, तो 50 रुपए की अपन जो रसीद देंगे तो उसको अपन अपनी इनकम में दिखाएंगे, किसमें दिखाएंगे? हाँ, इनकम नहीं काउंट होगी क्या? रजिस्ट्रेशन फीस भी अपन उसमें काउंट कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें आप जो भी फीस दे रहे हैं एनी नेचर ऑफ इनकम ऐसी संस्थाओं की, जो कि पर ये पूरा का पूरा पैसा आपको बताना ही रहेगा कि भाई हमारा इन्हीं कॉजेज के लिए लग रहा है। जब भी लगना चैरिटेबल पर्पज के लिए चाहिए तो वो पर्पज के लिए लग रहा है, तो तब तक कोई ऐसा एटीजी का इसको लेकर कोई खतरा नहीं है। बस ये है कि एटीजी का जो रजिस्ट्रेशन है ये आपको हर थोड़े दिनों में रिन्यूअल कराना पड़ेगा। मतलब अभी तक तो क्या होता था, वन टाइम चलता था, वन टाइम लाइफ टाइम चलता रहता था। और लास्ट ईयर के बजट में लेके आई थी गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं चैरिटेबल आपको रजिस्टर कराते हैं। मेरा एक प्रश्न और ये है, बता भी करेक्ट लगता है कि से ये अभी हमको जैसे डोनेशन मिला है, डोनेशन मिलेगा तो हमको जैसे जमीन डोनेट की है और जमीन डोनेट जमीन का जमीन की रजिस्ट्री करवाना, जमीन का डाइवर्शन करवाना, उसके लिए पैसा देना पड़ा। फिर जब बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें जैसे तो बिल्डिंग 2-4-5 करोड़ रुपए लगेंगे, तो वो जो पैसा है वो बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कोई भी एक्सपेंड दादा, यहाँ पर एक्सपेंडिचर एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, इट में बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आप कैपिटल भी हो सकता है और रेवेन्यू हो सकता है उसका नेचर। तो आप पर्पज जो है पूरी तरह से युवान संस्था से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसलिए आप युवान संस्था की जो बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने में खर्च किया जाने का पैसा भी जो है एक्साइज आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। मतलब बड़ा मजा आ गया। मेरा ऑफिस दादा रीजन स्क्वायर पर सेंट्रल बैंक के सामने एक बिल्डिंग है मिलितना मैनोवर करके, उसमें जी आप आइए। रतलाम आया तो मैं जरूर मिलूंगा, अगर आप इंदौर आए तो मुझे बताएं जब फिर विकास जी को अपन विकास जी अपने साथ बने रहेंगे, लेकिन ये बजट में आपको घर से संबंधित सेशन समाप्त हो जाएंगे, फिर अपन 2 दिन संबंधित सेशन रहेंगे। जी जय क्या है? हाँ आगे जय क्या है सर। थोड़ा पूरा जोर था मतलब इस साल, और मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफी फोकस है गवर्नमेंट का। कि मेरा कनेक्शन चला गया। गवर्नमेंट का जो है कैपिटल मेनली टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्सेशन पे फोकस ना करते हुए इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे फोकस किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन सभी जो है वहां से देने का प्रोविजन किया है। तो एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, एजुकेशन, इस पे पूरा फोकस इस साल के बजट का मेनली रहा है। जैसे कि करीब जो है सारे के साथ और साइंस के साथ आप देखेंगे तो पिछली बार से काफी चेंजेस हैं। और दादा की इच्छा से मुझे भी थोड़ा चेंज है कि हम जो सारी जो अभी प्रेजेंट एक्टिविटीज हैं उसको इस तरह से प्लान आउट कर लें कि भविष्य के लिए अपने पास काफी जगह शेष है जिसमें कि हम दूसरी एक्टिविटीज कर पाए। अब अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें जो मुख्यतः यहाँ पे ये आपको कॉन्फ्रेंसेस जिसमें रिसेप्शन है, एडमिन ब्लॉक है, एडमिन वो है ना, इसके साथ एक स्टडी रूम है, एक कंप्यूटर रूम है और बाकी फैसिलिटीज है।
इसके फर्स्ट फ्लोर पे, जो मैं थोड़ी देर बाद शेयर करूंगा आपके साथ, इसके फर्स्ट फ्लोर पे हमने क्लासरूम्स प्लान किए हुए। तो ये पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का स्वरूप जो है वो ऐसा है कि नीचे जो है हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज है, जिसमें कॉन्फ्रेंस हो गया, रिसेप्शन, एडमिन ब्लॉक है, टीचर्स के स्टडी और कंप्यूटर रूम है। और ऊपर जाके हमने क्लासरूम है जिसमें 30 कैपेसिटी के 2 क्लासरूम है, एक 60 कैपेसिटी का क्लासरूम है, एक 100 कैपेसिटी का क्लासरूम है। तो ये तो हाँ तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो गया है बिल्कुल। जो फ्रंट पे एंटर करते ही जो है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। और यहाँ से हम देखेंगे एक स्किल सेंटर जो है बनाया हुआ है। ये स्किल सेंटर में प्लानिंग ये है कि नीचे तो स्किल सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पे और इसके फर्स्ट फ्लोर पे एक ऑडिटोरियम है। तो ये जो नीचे का साइज है ये बेसिकली आपको दिखेगा, ये ऑडिटोरियम का ऊपर जो साइज है उसके हिसाब से नीचे लिया हुआ है, और ऑडिटोरियम की जो कैपेसिटी साइज के हिसाब से तो हेवी मशीनरी जो है ग्राउंड फ्लोर पे लगा सके। तो ये पर्पस था इसका कि यहाँ हम जो है स्किल सेंटर यहाँ लेके आए हैं। और ये चूंकि साइड वाली रोड से लगा हुआ है तो ऑडिटोरियम की एक्टिविटीज जो है, अगर हम साइड से एक गेट खोल देते हैं तो ऑडिटोरियम की एक्टिविटी जो है लगभग अंदर की एक्टिविटी को डिस्टर्ब किए बिना भी चल पाएंगे। तो ये पर्पस था ये स्किल सेंटर को डिस्टर्ब करने का। इसके बाद आप देखेंगे तो बॉयज हॉस्टल है लगभग, और बॉयज हॉस्टल के जो है इस तरफ अब जो स्टाफ क्वार्टर है जो कि अपना पूरे प्लॉट का एक कॉर्नर हो जाता है, इसमें वैसे माफी चाहूंगा थोड़ा टेक्स्ट साइज कम है, लेकिन आप देखेंगे तो ये जो एरिया है इसमें एक बेडरूम और 2 बेडरूम का फ्लैट है किचन, और ऊपर जा और पर्पज यही है कि गर्ल्स हॉस्टल जो है स्टाफ क्वार्टर जो है उसके आसपास रहे, ताकि सेफ्टी जो है वो बच्चों को मिलती रहे गर्ल्स हॉस्टल में। इसके बाद काफी एरिया आप देखेंगे तो ये ग्रीन एरिया जो दिख रहा है आपको, ये खुला, इस खुले एरिया में आप जो है वेरियस एक्टिविटीज हम लोग कर पाएंगे, जिसमें कि छोटे छोटे गेम्स हो सकते हैं, बास्केटबॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, और इस तरह की एक्टिविटीज हो सकती है इसके अंदर। इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो इस कॉर्नर पे जो कि मेरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ साइड में और ईस्ट साइड वाला जो कॉर्नर है उसमें एक हिलॉक है, छोटा सा हिलॉक है। अप्रोक्सीमेटली अगर ग्राउंड से मैं देखूँ तो करीब 2-2.5 मीटर ऊपर है ये पूरा, और इसमें जो है एक मेडिटेशन हॉल और एक टेम्पल इसका प्रोविजन है, जिसका अभी मैंने कोई आउटलाइन नहीं दिया आपको, लेकिन प्रोविजनिंग हम यहाँ करने की सोच रहे हैं इसको। इसमें ये जरूर हो सकता है कि फ्यूचर में हमको कोई एक्टिविटी कुछ करना होगी इस तरह, क्योंकि अब हमारे पास जो जगह बच रही है, अगर आप देखेंगे एरिया स्टेटमेंट है मेरा यहाँ पे, उस एरिया स्टेटमेंट में जो प्लॉट एरिया है वो 3876 स्क्वायर मीटर है, अराउंड 42,000 स्क्वायर फुट के आसपास है ये। इसमें भी जो ग्राउंड कवरेज है वो भी सवाल, और जिसमें आपको एयर कंडीशनिंग वगैरह की जरूरत होगी, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुछ जिसको कहते हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से संबंधित अगर स्किल सेंटर खोलना है तो उसके लिए हमको हाँ वो कर सकते हैं, वो आपके सुझाव के हिसाब से हम कर सकते हैं। कुछ मुझे साइजेस भी थोड़ी बड़ी की हुई है मैंने, जैसे डायरेक्टर्स केबिन आप देखेंगे तो 4.2 इंटू 5.5 मीटर के हैं। ये जरूर से ज्यादा बड़ी कैपेसिटी मेरे हिसाब से इतने बड़े डायरेक्टर्स की शायद उनको जरूरत नहीं पड़े। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ कम करके क्लासरूम्स को मेंटेन करते हुए भी ऊपर वॉशरूम्स क्रिएट कर पाएंगे। अच्छा, एक गर्ल्स टेक्नीशियन में चाहिए, गर्ल्स जहाँ बैठ सके फुर्सत में हमारा आराम से भोजन कर हाँ वो बात से मेरे दिमाग से गर्ल्स कॉमन रूम की जरूरत पड़ेगी, गर्ल्स कॉमन रूम की जरूरत पड़ेगी। तो नीचे जो भी एरिया हम कम करेंगे उसको गर्ल्स कॉमन रूम में एडजस्ट करके गर्ल्स कॉमन रूम दे देंगे।
हाँ 2-2.5 हाँ वो एक काम हो जाएगा क्योंकि ये काफी बड़ा हो रहा है, तो एक रूम गर्ल्स कॉमन रूम के लिए बनेंगे और एक डायरेक्टर्स के लिए, उसमें 2 केबिन। हाँ एग्जैक्ट। अच्छा एक मेरे हाँ ना मेरा मेरा ऐसा सुझाव जैसे कि अपने अपनी जगह की सब दिक्कत आ रही है, उसको प्रोजेक्ट भी आपके पास ज्यादा है, तो जो अपने जो टीला अपना है, तो टीला अपना कम से कम 10,000 तक 7-8 हजार स्क्वायर कवर कर रहा है। आप उस हाँ, cover कर रहा है। करना है। और ये जो अपन जो स्मार्ट सरस्वती की मूर्ति लगाना चाहते हैं, ये मूर्ति अपन बीच हाँ। में मेन हाल में जो बीच में अपने मैदान का ऊपर लगाते हैं तो चले तो काम नहीं हो सकता क्या? नहीं, अच्छा लगेगा बीच में हम जो जहाँ हम कैंटीन प्लान कर रहे हैं, जी जी वहाँ सरस्वती जी की मूर्ति लगा दें। और ये गोपाल भैया, मैं ऐसा मानता हूँ कि क्योंकि ये अपने आप में एक मंदिर है, तो इसको वास्तु की क्या जरूरत है। शेयर भी जब भी करना चाहेंगे तो अगले वीक जो है और कुछ, क्योंकि ये कुछ फाइनल जो करेक्शन है वो भी करवा के मैं जो है अगले वीक इसको रख दूंगा सामने। इस बीच जो हमने शेयर किया के साथ, तो उनको भी सुविधा हो जाएगी क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम अभी 24 घंटे